भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे भाई। आज उसी के आगे पढ़ते हैं और आज इसको लास्ट कर देंगे। ठीक है भाई, आज इसको क्या करेंगे, लास्ट कर देंगे। टॉपिक का नाम है भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण। यानी कि उस टाइम पर भाई कौन कौन भूमि दान किया करता था, या फिर जो ब्राह्मणों को भूमि दान मिला करता था वो किन लोगों के थ्रू मिला करता था, या फिर जो पुरोहितों को भूमि दान मिला करता था, जो राजा यानी शासक हुआ करते थे, वो किस तरीके से उनको भूमि दान किया करते थे। ठीक है भाई, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दबा के शेर एक बार ठोक दीजिएगा भाई। जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की बहुत ही सीरियस तरीके से तैयारी कर रहा है, जो यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ चुका है, उसको बेटा आपकी मंजिल तक आपको छोड़ना हमारा काम है। चलिएगा, यानी जैसे ही फर्स्ट ईस्वी आरंभिक शताब्दियों से ही किसके बेटा, तो आपसे क्वेश्चन आएगा यहां पर कि भूमि दान के क्या, कि भूमि दान के भाई जो साक्ष्य हैं कौन सी ईस्वी से मिलते हैं। ठीक है, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से ही हमें क्या है कि भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख किसमें किया गया है बेटा, इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों में किया गया है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? बिल्कुल, बहुत सही बात है। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर किसको मिले हैं, वो साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या फिर ब्राह्मणों को दिए गए थे। क्वेश्चन आपसे यहीं से यही पूछेगा जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भूमि दान किसको किया जाता था, तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक संस्थाओं या फिर ब्राह्मणों को दिए गए दान को ही भूमि दान कहा जाता था, या उनको जो भूमि दान की जाती थी वो ज्यादातर मंदिर या फिर धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इकलौती उस महिला का नाम बता दीजिए जिसके द्वारा भूमि दान किया गया है, तो इसका नाम है प्रभावती गुप्त। इसका नाम क्या है, प्रभावती गुप्त। प्रारंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक किसकी पुत्री है बेटा, चंद्रगुप्त की पुत्री थी। आपसे क्वेश्चन फिर से यही पूछ लेगा यहां से कि प्रभावती गुप्ता कौन से शासक की पुत्री थी, निम्नलिखित में से बता दीजिए कि कौन से शासक की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। तो याद रखना है, चंद्रगुप्त की ही पुत्री थी कौन बेटा, प्रभावती गुप्ता। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी, उसने भी दान किया था। याद रखिएगा, आपसे इकलौती महिला पूछ लेगा या इकलौती महिला शासक पूछ लेगा। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त की पुत्री का नाम बता दीजिए, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त की पुत्री का नाम है प्रभावती गुप्ता। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। चलिएगा आगे चलते हैं बेटा। आगे दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरे टॉपिक का नाम है भाई, आपके दूसरे टॉपिक का नाम क्या है, आपके दूसरे टॉपिक का नाम है नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। यानी कौन कौन से वर्ग उस टाइम पर रहा करते थे नगरों में और गांव में, और उस गांव या नगरों में जो शिल्पकार, शिल्पकार जानते हैं कैसे कहते हैं, जो चीजें बनाते हो, जो राज्य की जरूरतें हैं, जैसे मान लीजिए बाट बनाना है, मनके बनाना है, आपके बढ़ई हो गए, आपके लोहार हो गए, आपके ये जो आपके काम आने वाली चीजें थी, वो जितनी भी चीजें थी, तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें दाता का नाम याद रखिएगा, इनमें दाता का नाम व व्यवसाय का भी उल्लेख है। तो भाई जब 2nd सेंचुरी में आते आते या 2nd सेंचुरी पहले आते आते नगरों में जो छोटे दानात्मक हुआ करते थे लोग, जो छोटे मोटे दान, जैसे कि आज 1000 रुपए किसी को दान कर दिया आपने, 2000 रुपए दान कर दिए, गौशाला को दान कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे करके। तो लेकिन वहां पर पहले क्या है बेटा, पहले कह रहा है कि जब 2nd शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे कई नगर अस्तित्व में आए, या फिर उन नगरों में रहने वाले ऐसे बहुत लोग थे जो क्या है, नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी जो छोटे दान करने वाले फिर अपना नाम लिखवा देते हैं उन पत्थरों पर कि मैंने ये चीज प्राप्त दान किया है। ठीक है,
तो इनमें इनको क्या हुआ करता था, इनमें इन लोगों का नाम और व्यवसाय का भी उल्लेख था कि ये करते क्या काम है। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख इन अभिलेखों में मिलता है, जिन्हें याद रखिएगा जो लोग छोटा दान किया करते थे, बेटा क्वेश्चन यहीं से बनेगा, उनको क्या कहते हैं, उनको श्रेणी कहा गया है। उनको क्या कहा गया है, उनको श्रेणी कहा गया है। अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छों, एक एक बार दबा के सिर ठोक दीजिए। हर उस बच्चे के पास तक क्लास जानी चाहिए जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन बिल्कुल सीरियसली कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, यूनिमॉन्क्स के साथ आप जुड़ जाइए, आपकी यूनिवर्सिटी तक आपको छोड़ना हमारा काम है विद रैंक के साथ एकदम। आप अपनी ये समझिए कि मान लीजिए आपको ड्यू जाना है, ड्यू में आपको हंसराज कॉलेज में ही पढ़ना है, तो आप उस लेवल की तैयारी हम आपके साथ में करा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। यानी जो भी डोमेन आपका होगा, जो भी डोमेन आपका होगा, तो 200/200 की तैयारी बेटा प्रत्येक टीचर यहां पर आपके लिए करा रहा है। ठीक है, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। चलिए, उपमहाद्वीप में और उसके जो बाहर का व्यापार था उसमें क्या क्या है पहले बता देता हूं। मैंने यहां तक क्या क्या पढ़ाया आपको, तो नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकारों में मैंने आपको बताया कि सेकंड ईसा पूर्व आते आते कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो दान किए जाने के बाद अपना नाम वगैरह लिखवा देते हैं। ऐसे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें दाता का क्या क्या नाम होता था, इनमें दाता का नाम व व्यवसाय का भी उल्लेख हुआ करता था, और कभी कभी उत्पादक और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख इन अभिलेखों में मिलता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी बेटा, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, मिसालों की जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। ठीक है भाई, भारी मांग थी। सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो एक बात आपको याद रखनी है, लेकिन यह आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमारा जो कनेक्शन था सेकंड बीसीई तक, तो वो रोमन साम्राज्य से भी था। रोमन साम्राज्य में भारी मांग किसकी थी, काली मिर्च और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी, जिसको जो सारी की सारी वस्तुएं जाया करती थी, जो हमारा ट्रेड हुआ करता था, वो कौन से सागर से हुआ करता था बेटा, तो वो अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। ठीक है भाई, चीज समझ में आई बिल्कुल एकदम अच्छे से। चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो मैं आपके लिए इसको टेलीग्राम पे पीडीएफ की फॉर्म में भाई डाल दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है बेटा, आगे है सिक्के और राजा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपके मिलेंगे। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक, यानी भाई व्यापार करना कुछ हद तक, जैसे ही सिक्के का प्रचलन चला, भाई जैसे ही सिक्के का प्रचलन चला तो विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के, आहत सिक्के का मतलब जानते हो, जो ठोककर या फिर उन पर कुछ मोहर जैसा बना हो, उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है। दबा के शेयर कर दीजिए बेटा, एक आपका शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, आप एक शेयर करेंगे हम खुश हो जाएंगे कि हाँ, कम से कम बच्चा हमसे पढ़कर दूसरे बच्चे को दे रहा है, इसका मतलब हमारे कंटेंट में दम है, हम कुछ अपने बच्चों के लिए अच्छा करा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयोग में लाए गए। आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि चांदी और तांबे के सिक्के कौन सी ईसा पूर्व में प्रयोग में लाए गए थे। तो एक एक पॉइंट मेरा क्लियर कर लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसके, तो चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के। फिर से बता रहा हूं, आहत सिक्कों का मतलब होता है एक प्रकार से उन पर कोई एक मोहर छाप देना, या फिर उनको ठोक पीट कर एक प्रकार से बना देना, इन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। ठीक, ओके। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने चलाए, हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। आपसे फिर से क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि प्रतिमा के साथ सिक्के चलवाने वाले शासकों का नाम बता दीजिए, या इनमें से कौन से शासक हैं निम्नलिखित में से जिनके द्वारा अपना फोटो या फिर अपनी प्रतिमा भाई सिक्कों पर जारी किया गया। तो याद रखिएगा,
ये हम इसको कंसीडर करते हैं हिंद यूनानी शासकों के द्वारा सबसे पहले प्रतिमा और नाम के साथ भाई क्या चलवाए गए, सिक्के चलवाए गए। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से देखो एक और क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अरे मेरे साथ साथ बेटा एक एक शब्द को समझना, लिख कर दे रहा हूं। 200/200 से 199 नहीं होने दूंगा, 199 नहीं होने दूंगा। 200/200 का मतलब 200/200, ठीक। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी में, ये याद रखिएगा, प्रथम शताब्दी में कुषाण राजाओं ने जारी किए, नंबर 1। अच्छा जी, सोने के भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा गुप्त साम्राज्य के द्वारा ही सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए। अगर बात की जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के कौन सी ईस्वी में चले, तो प्रथम शताब्दी में चले। किन लोगों के द्वारा चलवाए गए या कौन सी डायनेस्टी के द्वारा चलवाए गए, तो वो है बेटा कुषाण राजाओं के द्वारा ये जारी किए गए थे। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट, हर एक चैप्टर से बेटा 50 क्वेश्चन बनाए हैं, हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन बनाए हैं, और 50 क्वेश्चन आपके क्या आने हैं, पूरे पेपर में आने हैं। यानी अगर आपसे मैं लिख कर दे रहा हूं, आप मेरे 50 के 50 क्वेश्चन लगाकर अगर पेपर में जाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। जो पेपर होगा वो एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको यहां पर 50 क्वेश्चन दूंगा एक पेपर से। जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद हम क्या काम करते हैं, हम तुरंत क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ताकि आप रिलेट कर सके कि क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा लास्ट है, ये देख लेते हैं एकदम। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि होती क्या है, जिस तरीके से राइटिंग होती है हमारी, हम जो चीज लिखते हैं इसकी एक लिपि होती है कि ये कौन सी लिपि में लिखी जा रही है। यानी भाषा जो है वो लिखने के तरीके होते हैं कि भाई हम अपनी जो भाषा है, जैसे हिंदी है हमारी, तो हिंदी की जो क्या है लिपि, क्या है लिपि, है हिंदी की देवनागरी लिपि। अर्थात ये कैसे लिखी जाती है बेटा, ये क्या होता है, ये भाई पहले हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है, इस तरीके से लिखी जाती है। जो देवनागरी लिपि है वो इस तरीके से लिखी जाती है, यानी जहां से हम स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आते हैं और उसके नीचे नीचे ऐसे करके हम लिख देते हैं, ठीक। चलिए, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि है उसका अध्ययन किस तरीके से किया देखते हैं। यहां आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त तो लगभग सभी लिपियों का मूल क्या है, ब्राह्मी लिपि है। आपसे भाई जीके जीएस का एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि सभी भाषाओं में प्रयुक्त जो लिपि होती है, वो भारत की सभी भाषाओं में जो प्रयुक्त लिपि है वो कौन सी है, तो उसका जो मूल रूप है वो कौन सी है, वो है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसके, अशोक के अभिलेखों में किया गया है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें, जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हुए हैं, उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद किसके द्वारा, तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के या अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का कब, तो 1838 में अर्थ निकाला गया। 2 क्वेश्चन और बन गए। नंबर 1 के जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किसके इंस्क्रिप्शंस पढ़े गए, तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस पढ़े गए। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से बदल देगा कि अशोक के अभिलेखों को या अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसके द्वारा पाई गई, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में किसके, तो अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे या फिर अभिलेखों पर जो अशोक ने लिखवाया था, वो बेटा किसमें लिखवाया, ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। कब निकाला था अर्थ, तो 1838 में निकाला था। बताओ, एक एक चीज 4 बार मैं आपको बता रहा हूं। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, जो अभिलेखों से हमें ऐतिहासिक क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो देख लेते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन भी बनेगा। तो अशोक के अभिलेखों में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक के द्वारा क्या अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि बेटा देव नाम प्रिय,
याद रखिएगा अशोक का एक और नाम क्या है, तो देव नाम प्रिय है। ये हमें किससे पता चलता है, तो अशोक के द्वारा लिखाए हुए अभिलेखों में हमें अशोक नाम कहीं पर भी नहीं मिला है। मतलब एक अभिलेख बताऊंगा मैं आपको जहां पर इसके द्वारा अशोक नाम भी पता लगा है, लेकिन इसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी देव नाम प्रिय, अर्थात जो देवताओं का प्रिय हो, और प्रियदर्शी, याद रखिएगा ये भी नाम इसका, प्रियदर्शी यानी दिखने में जो सुंदर हो। ठीक है, देव नाम, जब देव नाम प्रिय प्रियदर्शी ने अपने शासक के, याद रखिएगा कौन से वर्ष पूरे किए थे बेटा, तो 8वें वर्ष, कौन से वर्ष, 8वें वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग यानी आज का जो उड़ीसा है उस पर विजय प्राप्त की थी। कब की थी, तो 261 बीसी के दौरान ये उन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मी लिपि है वो भारतीय भाषाओं की लगभग मूल ब्राह्मी लिपि ही है, इसी से सारी की सारी लिपियां निकली हैं। ओके, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है, और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब पढ़ाया गया था, तो 1838 ईस्वी में पढ़ा गया था। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक जो साक्ष्य हमें ये मिलते हैं कि अशोक का नाम, और भी कई नाम थे, अशोक के द्वारा और भी कई उपाधियां धारण की गई थी, जिनमें से एक है देव नाम प्रिय, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और दूसरा है प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है दिखने में सुंदर। ठीक है, जब भाई अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष पूरा कर रहा था तो इसके द्वारा कलिंग, आज का जो उड़ीसा है उस पर अटैक किया गया, और उस ही अटैक के दौरान लगभग कलिंग वॉर, जो हम कलिंग का युद्ध जानते हैं, किसका बेटा, तो कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यह क्यों हुआ, टू गेट एलिफेंट, यानी हाथियों को पाने के लिए। ठीक है, हाथियों को पाने के लिए यह काम किया गया। किस किस के बीच हुआ, तो महापद्मानंद और किसके द्वारा बेटा, तो अशोक के द्वारा यह युद्ध हुआ था। हमारा सेकंड चैप्टर एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।